अब सरकार ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया है। 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह नए कानून के लागू होने से पुराने नियमों में जो खामियां हैं वह दूर हो गई हैं। नए कानून में जो बड़ा बदलाव हुआ वह यह है कि पहले उपभोक्ता केवल वहाँ ही शिकायत कर सकता था जहाँ विक्रेता का कार्यालय या ऑफिस हुआ करता था या वह अपनी सेवाएं जहाँ से देता था। पर अब ई कॉमर्स से बढ़ती हुई खरीद को देखते हुए यह कदम उठाया गया है कि शिकायतकर्ता अब जहाँ रहता है या जहाँ उसका कार्यालय है वह वहाँ से भी शिकायत दर्ज कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई की जा सकती है। इस नए अधिनियम के लागू होने से उपभोक्ताओं को जहां त्वरित न्याय मिल सकेगा, वहीं बढ़े हुए अधिकारों और न्याय क्षेत्र के साथ यह उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान बहुत जल्दी और त्वरित तरीके से कर पाएगा। बच्चों, अब हम पुराने अधिनियम 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और नए 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की तुलना करेंगे या उसमें क्या कंपैरिजन्स हैं या उसमें क्या विभिन्नताएं हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में हम जानेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु इनके प्रबंध के आधार पर है। वह यह बताता है कि 1986 में जो संरक्षण अधिनियम था वह त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था पर आधारित था, यानी कि इसमें 3 स्तर पर निपटारा या शिकायत की सुनवाई की जाती थी। यह 3 स्तर थे: राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में 2 प्रमुख प्रकार के संस्थाओं को स्थापित किया गया है या प्राधिकरण है। पहला है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। यह केंद्र सरकार या राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसके अतिरिक्त इसमें आने वाली शिकायतों या विवादों के निवारण के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग 3 स्तर पर काम करता है: राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर एवं जिला स्तर। अब दूसरी ओर अगर हम प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो 1986 के अधिनियम में शिकायत वहाँ दर्ज की जाती थी या जाती है जहाँ विक्रेता का कार्यालय हो या जहाँ से विक्रेता सेल कर रहा है। परंतु इस नए अधिनियम में यह लचीलापन दिया गया है कि जहाँ शिकायतकर्ता निवास करता हो या काम करता हो वहाँ से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। ऐसा ई कॉमर्स की वजह से हुआ है, क्योंकि अब ई कॉमर्स की वजह से व्यक्ति कहीं से भी वस्तु को परचेज करते हैं। प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर दूसरे क्षेत्र में होता है और कंज्यूमर दूसरे क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति में निपटारा करने के लिए यह नियम इस अधिनियम में रखा गया। अगला जो इन दोनों में अंतर है वह वित्तीय क्षेत्राधिकार के आधार पर है। अगर हम वित्तीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो पुराने अधिनियम में जिला स्तर पर 20 लाख रुपए तक के केस का निपटारा किया जाता है। राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के केस का निपटारा होता था और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ रुपए से अधिक के केस की सुनवाई होती थी। परंतु समय के साथ इन 3 दशकों में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बढ़ी है, बाजार कीमतें बढ़ी हैं, जिस वजह से इस वित्तीय क्षेत्राधिकार में विस्तार करना आवश्यक था। तो अब जिला स्तर पर 1 करोड़ रुपए तक के शिकायतों को दर्ज किया जाता है और उनकी सुनवाई की जाती है। राज्य स्तर पर 1 करोड़ से लेकर
10 करोड़ रुपए तक की शिकायतों का निवारण या निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ रुपए से अधिक के जो केसेस हैं या शिकायतें हैं उनका निपटारा किया जाता है। उसके बाद ई कॉमर्स की अगर हम चर्चा करें तो यह कॉन्सेप्ट अभी हाल के वर्षों में आया है। ग्लोबलाइजेशन के कारण यह कॉन्सेप्ट बहुत अधिक प्रचलित हुआ है। तो पुराना जो अधिनियम था उस अधिनियम में ई कॉमर्स से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जो नया अधिनियम है 2019 इसके अंतर्गत ई कॉमर्स उत्पादों पर भी यह एक्ट लागू होता है। अगला अंतर है एमआरपी और क्रय कीमत के आधार पर। पहले पुराने अधिनियम के अनुसार आर्थिक अधिकार क्षेत्र तय करने का मापदंड एमआरपी हुआ करता था, यानी उस वस्तु की जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस या एमआरपी होता था उसके आधार पर वित्तीय क्षेत्राधिकार निर्धारित होता था। यदि उस वस्तु का एमआरपी 18 लाख है तो वो जिला स्तर के फोरम में जाता था। यदि किसी वस्तु का एमआरपी 25 लाख है तो वो राज्य स्तर में जाएगा, और यदि 1 करोड़ से अधिक है तो वो राष्ट्रीय स्तर के लिए शिकायत निपटान के लिए जाता था। लेकिन अभी वास्तव में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। वह परिवर्तन है कि अब वास्तविक खरीद मूल्य मापदंड है। यानी कि कभी कभी यह देखा जाता है या प्रायः यह देखा जाता है कि एमआरपी पर वस्तु क्रय विक्रय नहीं होती बल्कि कुछ डिस्काउंट होता है। तो वास्तविक खरीद मूल्य को वित्तीय क्षेत्राधिकार का मापदंड माना गया है। तो बच्चों, हमने पुराने अधिनियम 1986 और नए अधिनियम 2019 के बारे में चर्चा की और जाना कि नया अधिनियम उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने में संभव है, और वहीं यह उपभोक्ताओं के बढ़े हुए अधिकारों और न्याय क्षेत्र के साथ यह उनकी शिकायतों का निपटान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस प्रकार आज हमने उपभोक्ता जागरण के विषय में जाना, उपभोक्ताओं को किस तरह का शोषण मिलता है उसके बारे में जाना। उस शोषण को दूर करने के लिए उपभोक्ताओं का जागरूक होना नितांत आवश्यक है, जिसके लिए सरकार समय समय पर विभिन्न प्रयास कर रही है। सरकार ने इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भी बनाया, जो समय के साथ पुराना हो गया, तो सरकार ने उसके स्थान पर नया अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया, जिसके प्रावधानों के बारे में हमने चर्चा की। अब इसके बाद हम यह जानेंगे कि यह शिकायत किस प्रकार से की जाती है, या कंज्यूमर फोरम में या कंज्यूमर कोर्ट में किस प्रकार से उपभोक्ता अपनी शिकायत कर सकता है और अपनी समस्याओं का निपटारा कर सकता है।